Hello all, hope you all are doing well and good. And today we are here to discuss about the salient features of our constitution. In the last video, we also discussed about the features of our constitution, and in this video, we are going to talk about that in detail. And the first topic of discussion is types of constitution. So we must know that we have written constitution, unwritten, parliamentary, presidential, rigid, flexible, federal, unitary, और हर कंट्री का अपना एक टाइप है. जैसे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस का, फ्रांस का रिटन और डॉक्यूमेंटेड है. वहीं पर ब्रिटेन, सऊदी अरेबिया और ब्राज़ील का कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशंस पर बेस्ड है. इन द सेम वे there are different types of constitutions. And now let us come on to the written constitution and unwritten constitution. So a constitution may be written like the US Constitution or unwritten and based on conventions like the British. Now our constitution is written even though conventions also play a very important role, right? So their written constitution में हर जो document है वो codified है, उसमें हर चीज़ written है. वहीं पर क्या कहते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन नहीं होता और वो कन्वेंशंस पर बेस्ड होता है, रूल्स पर बेस्ड होता है. ठीक है. अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, वेयर एज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को जो होता है उसको कोई ना प्रिपेयर नहीं करता है. वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आते रहते हैं, जैसे जैसे कोई इशू अराइज होता है और उसका जो क्या कहते हैं डिस्पर्शन होता है, उसका जो सोल्यूशन निकल के आता है उसी पर एक कन्वेंशन बन जाता है, बट इट इज़ नेवर रिटन. एंड द थिंग इज़ दैट written constitutions are very less flexible because it is not easy to make changes in something that has been written. But on the other hand, unwritten constitutions are very flexible, and they usually work upon मेकिंग कन्वेंशंस एंड अगेन. तो देखो, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है, फ्रांस, डेनमार्क, इन सब का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है. वहीं पर ब्रिटेन का अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस पर एक फेमस फिलोसोफर थियोलॉजिस्ट ने कहा है कि आई लुक अपॉन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन टू बी द मोस्ट ग्लोरियस ऑन अर्थ, परहैप्स द विट ऑफ अ मैन कैन फ्रेम. Discuss about it later. And now let us come on to the next difference, that is presidential or parliamentary system. So देखो, इंडिया तो parliamentary system follow करता है, which was inspired from the British model because we were influenced by the England system somehow. And people like K.T. Shah in the assembly supported the presidential form of गवर्नमेंट एंड सिस्टम बैक देन. तो देखो, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम वो होता है जिसमें एक प्रेसिडेंट जो है वो उसका रोल होता है एज द हेड ऑफ द स्टेट एज वेल एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो एक पर्सन में होती है. एंड इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम वी फॉलो direct elections, and there are people appointed for a fixed term. और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि एक क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर होता है बिटवीन द थ्री टियर्स, दैट इज़ द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड द जुडिशियल टियर. Now one leader has works as both the head of the state and head of the government, and this, what happens with this is that there's streamlined decisions, ठीक है, और clear accountability होती है. People know whom to question. US has presidential system, ठीक है, और उसके बाद प्रेसिडेंट का फिक्स टेन्योर होता है 10. एक बहुत स्टेबल गवर्नमेंट निकल कर आती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में. वहीं कहीं कहीं देखा जाता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में ना फिक्स टेन्योर नहीं होता, और गवर्नमेंट जो है वो एक तो लोअर हाउस मिनिस्टर्स पर डिपेंडेंट होती है, एंड इट डिपेंड्स ऑन द पीपल ऑल्सो समहाउ, बट नॉट वेरी डायरेक्टली. अब इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या कहते हैं, पावर होती है प्रेसिडेंट के पास टू कम्यूट जुडिशियल सेंटेंसेस ऑल्सो. प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू पार्डन और टू कम्यूट जुडिशियल सेंटेंसेस एंड अवॉर्ड टू criminals. Now let us come on to the parliamentary system of the government that our country has. ठीक है, अब parliamentary system को cabinet form of government भी कहते हैं और responsible government भी कहा जाता है. अब इस गवर्नमेंट में जो है एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को, और एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर मिनिस्टर की, और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है.
तो पावर सब में डिवाइडेड होती है, एंड दैट इज व्हाई वी आल्सो से दैट दिस इज अ सिस्टम ऑफ ड्यूअल एग्जीक्यूटिव. व्हाट डज ड्यूअल एग्जीक्यूटिव मीन्स एग्जैक्टली? देखो, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, डिवीजन होता है दो फिगर्स में, एक तो हेड ऑफ द स्टेट में और एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट में. अब देखो, हेड ऑफ द स्टेट यूजुअली मोनार्की में होता है या फिर पार्लियामेंट्री रिपब्लिक में होता है. हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है, देयर इज अ सेरेमोनियल रूल, वेर एज द हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, वो पीएम होता है. ठीक है, पीएम क्या करता है, एक्चुअल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होता है और वो ही पॉलिसीज बनाता है और गवर्नमेंट को रन करता है. और पीएम जो होता है वो पार्लियामेंट में ही इज अकाउंटेबल, एंड यू नो ही डिराइव्स हिज और हर लेजिटिमेसी फ्रॉम द पार्लियामेंट. अब देखो, प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन है, और क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक तो है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज दैट इट विल बी रिपब्लिक. प्रेसिडेंशियल, एज वी से प्रेसिडेंशियल, तो उसका जो हेड है वो प्रेसिडेंट होगा, वह पार्लियामेंट्री में हेड वुड बी दी प्राइम मिनिस्टर. प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दो अलग अलग ब्रांचेस होती है, वहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम में तीन ब्रांचेस होती हैं, दैट आर दी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड दी जुडिशरी. कभी कभी फोर्थ पिलर भी बोल देते हैं. लेजिस्लेचर क्या करती है, इट मेक्स द लॉज, इट फॉर्म्स द लॉज एंड इट पासिस द लॉज. एग्जीक्यूटिव क्या करता है, इट एग्जीक्यूट्स द लॉज, एंड व्हाट डज जुडिशरी डू, इट चेक्स ऑन द सिस्टम एंड इट्स ट्रांसपेरेंसी. ठीक है, अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द पीपल और इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, वेयर इज इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम the prime minister is elected by the people but through indirect voting. He is elected by a system of voting. In presidential system there is a fixed tenure, whereas in parliamentary system कोई fixed tenure नहीं होता, because supporting parties पर भी depend करता है, अगर coalition है तो. Now presidential system में the separation of power is very very stringent and strict, whereas parliamentary system में ना पता है क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर होता है बट इतना नहीं होता, बिकॉज ऑफन टाइम्स यू सी पीपल गेट बायस्ड और द मिनिस्टर्स गेट बायस्ड. एक बायसनेस और फेवरेटिज्म रहता है कि मिनिस्टर्स के बीच में, राइट, बट यू नो it is still there. And in presidential system nobody can dismiss each other, no, nor the president nor the legislature. And whereas in parliamentary system it is very important to note that PM can dissolve the legislature and can also remove the president. ठीक है, तो अब देखो कुछ बात करते हैं, क्योंकि देखो अब ब्रिटेन और इंडिया दोनों का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो इनमें डिफरेंस क्या है. देखो, पहली बात तो इंडिया में पीएम किसी भी हाउस से हो सकता है, ठीक है, किसी भी सभा से हो सकता है, whereas in Britain he'll be from the lower house. It is very important, ये बात याद रखना. और इंडिया में जो स्पीकर है वो क्या कहते हैं, मेंबर रहता है उनकी पार्टी का, बट ब्रिटेन में, नाउ दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर दैट ब्रिटेन ब्रिटिश सिस्टम हैव, दैट if somebody becomes a member then he has to formally resign from the party, so that there is no biasness, and that is, I feel, a very good system. And let me know, what do you think about it, that should members of the parliament formally resign from the party and then be a member in order to reduce the biasness, or is it okay the way it is in our country? Because बहुत बार the debates in the parliament become more of a political tussle rather than something to uplift the society and the country. And now with that, let us come on to K. Munshi's view on parliamentary and presidential system. के मुंशी और कन्हैयालाल माखनलाल मुंशी जो थे वो भारतीय विधान के फाउंडर भी रहे 1938 में. ही वॉज ऑल्सो अ लॉयर एंड ही served as the Minister of Agriculture and Food Industry and Department of India. He was Agri and Food Minister, and he was a founding member of the विश्व हिंदू परिषद. तो उन्होंने ये कहा था कि
इन्होंने तब जब लॉ हम जब फॉर्मेशन चल रही थी तो इन्होंने कहा था कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहा है, तथ्य रहा है कि पिछले 100 सालों में इंडियन पब्लिक जो है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ट्रेडिशंस फॉलो करती है, और जो ज़्यादातर जो है यू नो जो ज़्यादातर जो है क्या कहते हैं ब्रिटिश मॉडल से इंस्पायर्ड है। एंड फॉर द लास्ट 30 or 40 years some kind of responsibility has been introduced in the governance of this country। तो उन्होंने कहा दैट इसी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस है दे हैव बिकम पार्लियामेंट्री। एंड आफ्टर दिस एक्सपीरियंस हम क्यों पुरानी ट्रेडिशंस पर जाएं, वाई शुड वी गो बैक अपॉन द ट्रेडिशन दैट हैज़ बीन बिल्ड फॉर ओवर 100 years and buy a novel experience। So he said that जो चलता आ रहा है we should rather focus on that in order to make the best out of it। So tell me, do you agree with him or not? Because I do somewhere। And now let us come on to the next topic, that is the federal and the unitary constitution। ये क्या होता है and what is the major difference between this? So constitutions are divided between federal and unitary। Now अगर हम federal को देखें तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, और यूके को देखें तो दैट इज़ अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, देखो जब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है जैसे कि भाई राज्य मिलकर देश बनाते हैं बट दे आर स्टिल डिफरेंट, वेयर एज यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट ईच एंड एवरी स्टेट इज़ अ पार्ट ऑफ द कंट्री एंड कंट्री इज़ वन। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस होता है, याद रखना। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में एक डिवीजन ऑफ पावर होता है बिटवीन अ सेंट्रल एंड अ रीजनल गवर्नमेंट, whereas in the unitary constitution and the unitary countries all powers are vested in the central government to which authorities are made subordinate, right? इसमें क्या कहते हैं, there is independent governance of each area in its respective sphere, whereas in the unitary government में क्या होता है, दो गवर्नमेंट होती है, सेंटर के लेवल पर और स्टेट के लेवल पर। और जो गवर्नमेंट की जो होती है स्टेट के लेवल पर, उसकी जो अथॉरिटी होती है वो डेलीगेटेड होती है बाय द सेंटर। तो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर है ये क्या है, ये क्या है, ये एक यूनिटरी फीचर है। वेयर एज द डिविजन ऑफ पावर बिटवीन अ सेंट्रल एंड अ रीजनल गवर्नमेंट दैट इज़ अ फेडरल फीचर। ये बात याद रखना, इन फेडरल गवर्नमेंट देयर इज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू अकोमोडेट टू सेट्स ऑफ पॉलिटिक्स एट सेंटर एंड द स्टेट, वेयर एज देयर नो सच मैकेनिज्म इन द यूनिटरी गवर्नमेंट। एंड इन द फेडरल गवर्नमेंट जो पावर्स होती है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, एंड इन द यूनिटरी गवर्नमेंट पावर्स सिर्फ एक सिंगल अथॉरिटी पर होती है, तो देयर इज़ नो बिग डिविजन। एंड इन फेडरल गवर्नमेंट चेंजेस आर मेड इन कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट, whereas in the unitary government changes can be made through executive orders in the local bodies। अब देखो फेडरल में ना क्या कहते हैं, एक तो नेपाल है, यूएस है, इराक है, और यूनिटरी में फ्रांस, चाइना, यूके, सिंगापुर। अब नाउ जापान ऑल्सो हैज़ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है एंड आई वांट ऑल ऑफ यू टू नो इट, दैट इज़ दैट वी फॉलो अ क्वासी फेडरल सिस्टम। ठीक है, हम एक क्वासी फेडरल सिस्टम फॉलो करते हैं, जो प्रोफेसर केसी वेयर ने कहा था दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ क्वासी फेडरल विच मीन्स दैट इट possesses फीचर्स ऑफ बोथ फेडरल एंड द यूनिटरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो एक मेजर डिफरेंस ये हो गया दैट फेडरल हैज़ डुअल गवर्नमेंट, यूनिटरी हैज़ सिंगल गवर्नमेंट। फेडरल में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यूनिटरी में रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है। फेडरल का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है, यूनिटरी का कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है। फेडरल में देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर, यूनिटरी में देयर इज़ अ डिविजन ऑफ पावर, देयर इज़ नो डिविजन ऑफ पावर। इज देयर? नो, there is no division of power, rather we have delegated system of division of powers। तो पावर ऊपर से डेलीगेटेड होती है। फेडरल में सुप्रीमेसी है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट इन यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन नीड्स नॉट टू बी supreme। In federal system we have bicameral legislature and in unitary system we have unicameral legislation। तो देखो इंडिया की नज़र से देखें तो देखो एक फेडरल सिस्टम है हमारे पास डुअल गवर्नमेंट का,
फेडरल सिस्टम का हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड भी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पावर्स भी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीमेसी भी है, ठीक है. So these are, we have most of the features of the federal constitution, but we must also know that there's always a scope in for us to be a unitary, like in the case of emergencies, and the fact that is it is very difficult to put our constitution, हमारे constitution को किसी एक strict mold में डालना बहुत difficult है, क्योंकि हमारे पास ना हम पूरे unitary हो सकते हैं during the time of emergency, right? तो इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों माना जाता है, यूनिटरी भी और क्या कहते हैं फेडरल भी. जैसे देखो अब हमारे पास देखो डिस्ट्रीब्यूशन है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर्स की बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ठीक है. तो क्या कहते हैं विच लिटरली अफेक्ट्स the powers of the state or union state relations, but it cannot be amended without the ratification by the states. तो इसलिए क्या कहते हैं इसको स्ट्रिक्टली फेडरल भी नहीं करा जा सकता. क्यों नहीं करा जा सकता? और एक चीज़ देखो, जो रेजिडुअरी पावर्स होती हैं वो क्या कहते हैं यूनियन के पास होती हैं. इसीलिए क्या कहते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक चीज़ और देखो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं दैट रिजिडिटी एंड लीगलिज्म were two serious weaknesses of federalism, and thus the Indian system was unique in that it created a dual polity with a single Indian citizenship. ठीक है, we could be both unitary and federal according to the requirements of the circumstances and the time. ठीक है, ये चीज़ थी. और देखो सुप्रीम कोर्ट सेज दैट फेडरल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज क्वासी फेडरल एंड इट इज़ फेडरल विद स्ट्रॉन्ग यूनिटरी और प्रो सेंटर बायस. सेंटर पे हम ज़्यादा फोकस्ड हैं. सो वी आर फेडरल इन स्ट्रक्चर बट यूनिटरी इन स्पिरिट, दैट इज, और वी आर फेडरल इन नॉर्मल टाइम्स बट विद possibilities we can emerge as a unitary constitution. ठीक है. एंड हमारा जो आर्टिकल 249 है वो क्या कहते हैं जो 249 है तो यूनियन क्या कहते हैं पार्लियामेंट, द यूनियन पार्लियामेंट कैन इन्वेड द स्टेट लिस्ट, ठीक है. एंड अंडर आर्टिकल 356 और 357 अगर क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर होगा किसी भी स्टेट में, इन दैट केस द प्रेसिडेंट में टेक ओवर द पावर्स. तो इमरजेंसी का जो मैटर है ये सब क्या कहते हैं यूनियन में एक्सटेंड हो जाता है इवन इन द स्टेट लिस्ट. तो ये सब देखो ना, ऐसे ही आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 ये कहते हैं कि भाई नए स्टेट फॉर्म हो सकते हैं, एरियाज हो सकते हैं, बाउंड्रीज नई बन सकती है और नेम्स भी ऑल्टर्ड हो सकते हैं बाय द यूनियन पार्लियामेंट और बाय ऑर्डिनरी लॉज पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी वोट्स. अब देखो जैसे कि हम लोग जो हैं हम क्या कहते हैं यूनिटरी है स्पिरिट में बट वी आर यूनिटरी इन स्पिरिट बट फेडरल इन स्ट्रक्चर. तो इस पर बी आर अम्बेडकर जी ने ये कहा कि हमने क्यों यूज़ करा है टर्म यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नॉट द फेडरेशन ऑफ स्टेट्स. Why? Because when we talk about union, we say one, and when we talk about federation, we say that states have come to an agreement of joining each other. They have come to an agreement and they have not done it willingly. तो उन्होंने कहा that we wanted to make it clear that India was to be a federation, but the federation is not a result of any agreement by the states to join in a federation. इंडिया फेडरेशन तो है बट वो इसलिए नहीं है क्योंकि क्या कहते हैं स्टेट्स ने ज्वाइन करने के लिए एग्रीमेंट दिया है, और वो फेडरेशन किसी एग्रीमेंट से नहीं है और किसी भी स्टेट का ये हक नहीं है. नो स्टेट हैज़ अ राइट टू सिक्योर फ्रॉम इट. कोई स्टेट इससे बाहर नहीं आ सकता. और इसीलिए हमारा जो कंट्री है वो एक यूनियन है. और जब हम कहते हैं यूनियन वी टॉक अबाउट वननेस एंड वी टॉक अबाउट समथिंग दैट इज इनडिस्ट्रक्टिबल. And though the country and people may be divided into different states, and that we were divided for the convenience of the administration, but the country is one integral whole, and that is why
people, who live under a single imperium are derived, from a single source, and that is why we have this concept of single citizenship. और इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल या फेडरेशन जो शब्द है उसका कहीं भी यूज़ नहीं करता, एंड सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऑल्टरनेटिव्स बताए हैं, दैट इज़ फेडरल, क्वासी फेडरल और एम्बीफियन, और कभी कभी यूनिटरी भी. अब now let us come on to the next topic, that is the difference between a republican form of government and a monarchical form of government. So ये बहुत ही easy है. I think we all know what a republic means and what a monarchy means. तो देखो, जब एक कंट्री, क्या कहते हैं, एक फैमिली से रन करी जाती है, when a country is run by a family, who has been in power since forever, that is when we call it a monarchy. ठीक है. और also you must know that the picture that we have shown here for representation is the symbol of Spanish monarchy. In Spain we have monarchy, whereas now let us come on to the republican form of government. तो देखो, अब देखो, हिस्टोरिकली देखा जाए तो रिपब्लिकन फॉर्म जो है वो कहती है कि भाई सेल्फ गवर्नेंस, हम लोग खुद की कंट्री चला सकते हैं, वी डोंट नीड अ रिप्रेजेंटेटिव रूलर एंड वी कैन गवर्न इट बाय आवर ओन सेल्व्स. नाउ जो रिपब्लिकन वर्ड है ना, वो क्या कहते हैं, लैटिन से डिराइव हुआ है. द वर्ड रिपब्लिकन हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन phrase which means public thing, which means res means public thing, and this is a system of government that emerged during the 6th century. Now republicanism जो है, the system of following republican government that held that king and aristocracies were not real rulers but the whole people. And we must know that Jean-Jacques Rousseau was one of the famous republicists of the time. अब कंट्रीज जहाँ आज भी मोनार्की वो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान, और रिपब्लिकन तो सभी हैं, इंडिया, फ्रांस, यूके. And with that, I have a firm belief that the topics we discussed today are well understood to you, and we'll discuss the remaining part of the salient features in the third part, because this video has become quite long. So I believe that you will understand them well, and keep watching. Bye bye.